स्वागत है आप सभी का ईटी नाउ स्वदेश की खास पेशकश कल की तैयारी में। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। और जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें कि ये शो दरअसल आप दर्शकों का शो है, आप आम इन्वेस्टर्स का शो है, क्योंकि आपके सवालों का एक बहुत बड़ा हिस्सा हम इस शो में शामिल करते हैं। मार्केट के दिग्गज एक्सपर्ट्स हमारे साथ होते हैं, कुछ खास सेगमेंट भी हम आपके सामने लेकर आते हैं और इसके साथ ही बाजार की पेचीदा बातों को आसान भाषा में आपके लिए हम डिकोड भी करते हैं। लेकिन सबसे पहले जान लीजिए कि आज आपको हम तक अपने सवाल पहुंचाने कैसे हैं। तो कुछ नहीं करना है, स्क्रीन पर ये जो व्हाट्सएप नंबर आपके फ्लैश हो रहा है 9136934056, इस नंबर पर आपको अपना सवाल हमें व्हाट्सएप करना है। जब भी सवाल भेजिए अपना और अपने शहर का नाम जरूर लिखिए। ट्विटर यानी एक्स और फेसबुक पर अपना सवाल पूछना है तो हैशटैग केकेटी यानी कल की तैयारी स्पेस अपना सवाल, और सवाल पूछते वक्त याद रखिए अपना और अपने शहर का नाम जरूर लिखिए। हम आपके तमाम सवालों को शामिल करेंगे। कल की तैयारी आप अगर किसी काम में हैं या ट्रैवल कर रहे हैं तो आप YouTube पर भी अपने मोबाइल स्मार्टफोन के जरिए लाइव देख सकते हैं। और याद रखें यहाँ भी आप अपने सवाल कमेंट कर सकते हैं, हम कमेंट बॉक्स के सवालों को भी शो में शामिल करते हैं। और कल की तैयारी में हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान हैं। स्वास्तिका के गिरीश सोडानी जी और जैनम ब्रोकिंग के किरण जानी साहब हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत ईटी नाउ स्वदेश में। और चर्चा को आगे बढ़ाऊं उससे पहले जरा बाजार ने आज किस तरह की चाल दिखाई, जरा उसको समझिए। आज जब बाजार की शुरुआत हुई तो बड़ी सुस्त सी शुरुआत थी और बाजार में एक बार फिर प्रेशर बनता हुआ नजर आया। लेकिन सेकंड हाफ में बाजार में एक तरह की रिकवरी नजर आई और बाजार जो है वो दिन के उच्चतम स्तर तक भी पहुंचने में कामयाब रहा। जबकि शंका ये थी, एक प्रश्न चिन्ह बना हुआ था कि 19,600 का जो लेवल है क्या उस पर भी बाजार टिक पाएगा, उस पर भी निफ्टी अपने आप को टिका पाएगा। लेकिन वो लेवल क्रॉस हुआ, 19,700 के पार भी निफ्टी एक वक्त पे गया, लेकिन बाद में बाजार सपाट होते होते 19,680 के इर्द गिर्द बाजार ने यहां पर सेटल रखा, 19,680 के आसपास। बात करें अब जरा हम बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में भी आज अगर हम देखें तो 44,700 के ऊपर ही रहा और 154 अंकों की बढ़त यहां पर साफ तौर पर नजर आई। और इस पूरी तेजी को अगर हम देखें लीड करने वालों में तो बजाज फाइनेंस दिन भर खबरों में छाया रहा। टाटा कंज्यूमर, हमारे कई एक्सपर्ट ने इस पर राय भी दी और इसमें बहुत सारे जो एक्सपर्ट थे वो बुलिश रहे। बजाज फिनसर्व, अपोलो हॉस्पिटल, ग्रासिम, कोल इंडिया, ये बाजार की तेजी में इन्होंने अपना योगदान दिया। अब दबाव कहां रहा? हिंडाल्को, एसबीआई लाइफ, हीरो मोटो, इन्फोसिस, डॉक्टर रेड्डीज, इन सभी स्टॉक्स में दबाव साफ तौर पर नजर आया। अब बाजार में अगर हम मार्केट ब्रेथ को चेक करें तो आज 1076 जो थे वो चढ़ने वाले यानी ग्रीन सिग्नल देने वाले शेयर रहे, वहीं गिरने वाले शेयरों में 1144 शेयर पर प्रेशर साफ तौर पर नजर आया। अब इस प्रेशर को अगर हम समझने की कोशिश करें और बाजार को यहां से आकलन करने की कोशिश करें तो जरा अब हम समझने की इसमें कोशिश करते हैं। सबसे पहले किरण जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, बताइए यहां से बाजार को कैसे देख रहे हैं? एक प्रेशर लगातार बना रहा, आज बाजार ने अच्छी रिकवरी की कोशिश की लेकिन बाद में एक तरह से सपाट सेटल होते हुए बाजार बंद हुआ। अब यहां से बाजार को कैसे आंका जाए? गुड इवनिंग एवरीवन। ओवरऑल अगर हम देखें तो इंट्राडे चार्ट्स के हिसाब से निफ्टी बैंक निफ्टी एक ओवरसोल्ड जोन में से रिवर्सल देके अपर ट्रेंड के अंदर ट्रेड कर रही है। और अगर आप डेली चार्ट देखोगे तो कहीं ना कहीं अभी भी नर्वसनेस है, क्योंकि निफ्टी अगर की बात करें तो 20 दिन मूविंग एवरेज के नीचे और 50 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रही है। सिमिलर बैंक निफ्टी भी 50 दिन और 20 दिन की एवरेज के नीचे लेकिन 100 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रही है। तो मूविंग एवरेज क्लस्टर रेजिस्टेंस के बीच में ट्रेड कर रही है। हाल ही हाल हम देखें तो ये जो वीक है वो मंथली एक्सपायरी का वीक है, तो कहीं ना कहीं मार्केट में इंट्राडे के हिसाब से तेजी और डेली चार्ट है तो लॉन्ग टर्म चार्ट के हिसाब से हमें थोड़ी मंदी लग रही है। तो एक रेंज के अंदर मार्केट रहेगा। ये जो मंथली एक्सपायरी पे जिस तरह से ऑप्शंस के डेटा है, अगर हम डेटा के बारे में बात करें तो 19,700 के ऊपर कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स का टग ऑफ वॉर है। कहीं ना कहीं एज ऑफ नाउ कॉल राइटर्स आर वेरी हैवी। तो जब तक मार्केट 19,700
के नीचे है तब तक चांसेस है कि एक्सपायरी 19,600 के आसपास रहेगी। लेकिन अगर 700 का लेवल क्रॉस होता है देन वी कैन एक्सपेक्ट सम शॉर्ट ऑफ काइंड ऑफ अ शॉर्ट कवरिंग, यहाँ पे 19,800 के आसपास मार्केट आ सकता है। सो ओवरऑल गुरुवार तक अगर ये मंथली एक्सपायरी जो गुरुवार को होने वाली है तब तक मार्केट 19,800 से 19,600 की रेंज में रहेगा। जिस तरह से चार्ट पैटर्न है बाय ऑन डिप्स की ही रणनीति रहेगी। 19,600 के आसपास आप खरीद सकते हो 19,500 के स्टॉप लॉस के साथ, और ये मंथली एक्सपायरी 19,900 के आसपास रहे ऐसा हमें लग रहा है। सिमिलर वे बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी में भी कहीं ना कहीं 44,500 के आसपास एक टग ऑफ वॉर चल रहा है। 44,500 के ऊपर अगर आप देखोगे तो पुट राइटर्स काफी हैवी है। इनफैक्ट 44,500, 600 और 700 तीन स्ट्राइक के ऊपर आप देखो तो 1 लाख प्लस का ओपन इंटरेस्ट है। कहीं ना कहीं जो 45,000 है वो एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। 2 लाख प्लस का ओपन इंटरेस्ट वहां पे दिख रहा है। सो 44,500 से 45,000 ये एक रेंज के अंदर मार्केट रहेगा एटलीस्ट दिस एक्सपायरी के लिए। और अगर कोई भी डिप आता है 44,500 के आसपास तो वहां से हम लॉन्ग करके जाएंगे। 44,300 का स्टॉप लॉस रहेगा और ये मंथली एक्सपायरी जो है वो कहीं ना कहीं 44,800 से 45 के बीच में आएगी ऐसा हमें लग रहा है। तो दोनों इंडाइसेस में बाय ऑन डिप्स की ही सलाह रहेगी। ठीक है, तो दोनों इंडाइसेस में बाय ऑन डिप्स की सलाह और एक बेहतर नजरिया, विस्तृत नजरिया आपके सामने किरण जी ने पेश किया। और चलिए बिना देरी किए हुए सवालों की ओर बढ़ते हैं। करण सिंह हैं मुंबई से और इन्होंने अपना सवाल बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर पूछा है। 5,000 शेयर हैं, 46 रुपए, 46.5 रुपए के करीब इन्होंने ये स्टॉक परचेज किया है। इनके लेवल के आसपास ही है लेकिन आगे का नजरिया चाहते हैं। चलिए इस पर एक राय लेते हैं। और गिरीश जी बताएं क्या करना चाहिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र में। देखिए, जैसे कि हम देख रहे हैं कि पीएसयू स्टॉक्स के ऊपर, पीएसयू बैंक्स के ऊपर स्पेशली काफी अच्छा मोमेंटम आया था लास्ट के 1 से 1.5 महीने के टाइम फ्रेम के लिए। बहुत स्ट्रांगली वॉल्यूम बिल्डअप भी हुआ था इस लेवल्स पे। जो लेवल्स बेसिकली अगर हम यहाँ से देखें तो 42 से 43 का एक बहुत स्ट्रांग लेवल था जहां से स्ट्रांगली डिलीवरी बाइंग हुई थी। तो अगर यहाँ पे उनको होल्ड करना चाहिए, हम ये मान के चल रहे हैं कि 1 से 3 महीने का अगर नजरिया रखते हैं तो जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 41 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। हाँ, यहाँ से बहुत नीचे का लेवल का स्टॉप लॉस नहीं है एंड 3 महीने का टारगेट मेजर करके चले। एटलीस्ट 52 से लेकर 55 तक का एक टारगेट रख सकते हैं इसके अंदर। वॉल्यूम अभी यहाँ से भी एक बहुत अच्छी अपसाइड बिल्डअप हुई है 46.05 से लेकर, तो उसकी बेस को हम तैयार करके ही रखेंगे। तो 41 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें, होल्डिंग बेसिस पर होल्ड करके रखें। ठीक है, तो यहां बने रहने की आपको सलाह। बढ़ते हैं आगे। रुपेश शर्मा है पटना से और इनका सवाल है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे 250 शेयर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के इनके पास हैं। 80 के लेवल पर इन्होंने खरीदारी की है, इनके लेवल से ऊपर। हालांकि ये स्टॉक को हमारे एक्सपर्ट ने कई अहम लेवल पर जो है वो रेकमेंड किया है और लंबे समय से ये चहेता स्टॉक रहा है। चलिए इस पर एक किरण जी आपसे राय बनती है। क्या करना चाहिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में, आगे क्या नजरिया है? सो जिस लेवल पे इन्होंने एंट्री ली है वो काफी अच्छा है। एक लेवल है, एक ब्रेकआउट लेवल है 80 का। वहां से हम देखें तो स्टॉक वन साइड ऊपर में 100 रुपए तक का एक रैली कंप्लीट करके आया। अब वहां से हम देखें तो स्टॉक प्राइस एक प्राइस करेक्शन मोड में है। कहीं ना कहीं 20 डेज मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट ले रहे हैं। 94 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। मेरे हिसाब से इनको ये रैली और भी राइड करनी चाहिए लेकिन ट्रेल स्टॉप लॉस के साथ करनी चाहिए, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि काफी सारे स्टॉक ऊपर जाके वापस अपने प्राइस के ऊपर आ जाते हैं। तो रैली का लाभ लीजिए आप लेकिन स्टॉप लॉस के साथ लीजिए। तो मेरे हिसाब से नीचे में 89 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यहाँ पे उनको फॉलो करना चाहिए। अगर 89 टूटता है तो फिर चांसेस है कि ये स्टॉक वापस 85, 80 तक के लेवल जा सकता है। तो जो गेन आए हैं उनको मिस मत कीजिएगा। 89 का स्टॉप लॉस रखिए और ऊपर में अगर ये 100 आ जाता है तो वहां से आप और भी रैली राइड कर सकते हैं और ट्रेल स्टॉप लॉस कर लीजिएगा। तो एज ऑफ नाउ 89 के स्टॉप लॉस के साथ 100 रुपीज के टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो 100 रुपए के लक्ष्य के लिए 89 रुपए का स्टॉप लॉस के साथ स्टॉक में बने रहने की सलाह, लेकिन 89 जो लेवल है उस पर निगाह भी आपको रखनी होगी। मुन्ना है बिहार से, उन्होंने अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। जी एंटरटेनमेंट पर पूछना चाह रहे हैं वो अपना सवाल। 5,000 शेयर इन 273 के स्तर पे लिया हुआ उन्होंने और अच्छा खासा नुकसान, क्योंकि क्वांटिटी भी ज़्यादा है और प्लस इनके स्तर से इस वक्त स्टॉक काफ़ी नीचे। चलिए इस पर एक गिरीश राय दीजिए। जी एंटरटेनमेंट क्या लगता है कि जिस लेवल पे इन्होंने ख़रीदारी की है वो लॉन्ग टर्म में इन्हें हासिल हो सकता है? देखिए, क्योंकि जी एंटरटेनमेंट हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि पिछले 6 महीने काफी न्यूज़ के बेसिस पे चले। जो जी और सोनी का जो मर्जर था ये बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर पाया ये स्टॉक। एंड अगर हम ये भी देखें तो ये पूरी तरीके से न्यूज बेस्ड ओरिएंटेशन स्टॉक में चला गया है कि जैसे भी न्यूज आता है उस हिसाब से स्टॉक अपने तरफ से परफॉर्म करता है। तो हालांकि इस टाइप के स्टॉक्स को हम फंडामेंटली थोड़ा सा सजेस्ट कम करते हैं कि इस टाइप के स्टॉक्स में आप लंबे टाइम के लिए थोड़ा सा कम मूव करिए। मेरा सजेशन यही होगा कि एटलीस्ट यहाँ से अगर निकल सकते हैं इमीडिएटली तो निकल जाइए, एल्स यहाँ से
255 का एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बना हुआ है इसका। 255 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर ले एंड होल्ड रहने दे। बट अगर 255 के नीचे आता है तो 240 तक का एक लेवल वापस ओपन हो जाएगा इसका। तो यहाँ पे 255 के स्टॉप लॉस से होल्ड करें। आगे कहीं पे भी अगर उनको अपने रेंज के आसपास में सेलिंग निकलती है तो एक बार का अपने पोजीशन को बुक करके वो कोई भी स्टेबल पोर्टफोलियोज में शिफ्ट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बेहतर राय मिलती हुई। चलिए एक अहम खबर ज़रा अपने दर्शकों को बता दें, और ये जुड़ी है नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों से। आज इन कंपनियों की रेवेन्यू सेक्रेटरी के साथ एक अहम बैठक है। इस बैठक में इंश्योरेंस कंपनियां 9,500 करोड़ रुपए जीएसटी बकाया समेत कई अहम मुद्दों पर अपना पक्ष रखने वाली हैं। इस एक्सक्लूसिव खबर की डिटेल्स के साथ हमारे सहयोगी अनुराग शाह जुड़ गए हैं। अनुराग, बताएं इस मीटिंग का एजेंडा क्या है और इस बकाये से जुड़ा मामला दरअसल है क्या? नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों को हाल के दिनों में ही महाराष्ट्र स्टेट जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से 9,500 करोड़ रुपए के जीएसटी बकाया का नोटिस दिया गया है, और इसी सिलसिले में अपना पक्ष रखने के लिए इंश्योरेंस कंपनियां जो है आज रेवेन्यू सेक्रेटरी से मुलाकात कर रही है। इस बैठक के अंदर इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे, और यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनियाँ अपना पक्ष रखेगी, अपनी दलील देगी कि ये जो बकाया उनसे मांगा जा रहा है उसमें उनका पक्ष क्या है। हाल के दिनों में महाराष्ट्र स्टेट जीएसटी डिपार्टमेंट ने को इंश्योरेंस प्रीमियम से जुड़े हुए तमाम जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनको नोटिस भेजे हैं, और कंपनियों को अगर हम ये तो 9,500 करोड़ तमाम सारी कंपनियों का जो है बकाया वो है, लेकिन अगर बड़ी कंपनियों की हम बात करें तो वहाँ पर जो लिस्टेड प्लेयर है उनको भी 500 करोड़ के बकाया के नोटिस, 1,000 करोड़ के बकाया के नोटिस भेजे गए हैं। और को इंश्योरेंस प्रीमियम में क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी जो अपना बड़ा पोर्टफोलियो होता है प्रीमियम का, उसको रिस्क को कम करने के लिए उस प्रीमियम को किसी और कंपनी से को इंश्योरेंस कराती है। तो यहाँ पर जो SGST है, स्टेट GST की लाइबिलिटी आई है। अगर दोनों कंपनियाँ का हेडक्वार्टर अलग राज्य में है तो वहाँ पर जो लाइबिलिटी आई है ये इंश्योरेंस कंपनियों से मांगी जा रही है, इसका बकाया मांगा जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों का कहना है कि जो SGST की लाइबिलिटी है वो उनके द्वारा चुका दी गई है, इसलिए उनकी जो ये बकाया उन पर नहीं बनता है, और इसी पक्ष को समझाने के लिए वो रेवेन्यू सेक्रेटरी के सामने अपनी दलील रखेंगे। तो ये काफ़ी बड़ा चैलेंज बना है इंश्योरेंस कंपनियों के सामने, जहां पर लिस्टेड प्लेयर से लेकर नॉन लिस्टेड प्लेयर पर इतनी बड़ी राशि का बकाया है वो स्टेट GST डिपार्टमेंट की तरफ से मांगा जा रहा है। शुक्रिया अनुराग इस अहम जानकारी के लिए। और चलिए एक ज़रा हम इंश्योरेंस सेक्टर पर भी एक नज़रिया ले लेते हैं। किरण जी, ये जो इंश्योरेंस सेक्टर है यहाँ पर आपको फिलहाल आपका नज़रिया क्या बन रहा है? कोई ऐसा स्टॉक जहाँ पर आपको बेहतर संकेत आने वाले वक्त में नज़र आते हुए? और PSUs इंश्योरेंस कंपनीज जो है वहाँ पे कहीं ना कहीं आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एक अच्छे ब्रेकआउट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो पहला जो स्टॉक है वो द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी है। हमने ऑलरेडी आपके चैनल के माध्यम के दौरान लास्ट वीक में ये स्टॉक 130 के आसपास डिस्कस किया था। उसके बाद हम देख रहे हैं कि 150 के आसपास के हाइस बने, वहां से 140 जो उसका प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल है उसके आसपास कहीं ना कहीं रिटेस्ट हो रहा है। मोमेंटम इंडिकेटर भी बुलिश जोन के अंदर है। तो द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी हमारे लिए डेफिनेटली एक प्रीफर्ड पिक रहेगा इन्वेस्टमेंट के लिए। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। सो 130 का स्टॉप लॉस रहेगा। करंट मार्केट प्राइस से आप लॉन्ग करके जा सकते हैं। ऊपर में कहीं ना कहीं 160 तक के टारगेट हमें देखने को मिल रहे हैं। और दूसरा जो है वो जनरल इंश्योरेंस है। यहाँ पे भी अगर आप देखो तो 230 के आसपास एक रेजिस्टेंस भले ही दिख रहा है, लेकिन जिस तरह से इसके वीकली या तो मंथली चार्ट है, एक बड़े ब्रेकआउट यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। ऑलरेडी जो 200 रुपए के आसपास आया था वहां से 230 तक 240 तक की एक रैली हमने देख चुके हैं। लेकिन जनरल इंश्योरेंस में यहाँ से और भी स्टीम बाकी है मेरे हिसाब से। तो 220 से 225 के बीच में आप एक्यूमुलेट कीजिए। ओवरऑल जो स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है वो 215 का मेंटेन करना है। और जिस तरीके का चार्ट पैटर्न है कहीं ना कहीं 260 तक के टारगेट आप जनरल इंश्योरेंस में आपको देखने को मिल रहे हैं। तो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी से ज्यादा हमें जो PSU इंश्योरेंस कंपनी है वो अभी प्रीफर्ड पिक लग रहे हैं। ठीक है, तो जो PSU इंश्योरेंस कंपनियां हैं वहां पर नजर रखिए। जनरल इंश्योरेंस और न्यू इंडिया एश्योरेंस पर आगे बेहतर जो है वो टारगेट अचीव हो सकते हैं। 160 तक के लक्ष्य जो हैं वो आपको हासिल होंगे न्यू इंडिया एश्योरेंस में, और जनरल इंश्योरेंस में भी 260 तक के या उसके ऊपर तक के लक्ष्य हासिल हो सकते हैं। चलिए अगली जो दर्शक हैं उनकी ओर बढ़ते हैं। पटेल मध्य प्रदेश से, उन्होंने अपना सवाल रिलायंस पे पूछा है। 50 शेयर हैं, 2383 के स्तर पे उन्होंने लिया हुआ है। उनके लेवल के आसपास ही फिलहाल स्टॉक ट्रेड करता हुआ, इस पर एक राय लेते हैं। गिरीश जी बताएं रिलायंस में क्या करना चाहिए?
ठीक है, रिलायंस में बेसिकली जिस तरीके से अभी ये जियो का डीमर्जर्स के ऊपर फाइनली एक अपडेट हमारे पास दिख रही है, एंड जो हमने रीसेंट मैनेजमेंट कमेंट्री भी सुनी थी, क्योंकि रिजल्ट्स ऑलरेडी इशूज हुए ही थे रिलायंस को लेके, तो ऑलरेडी काफी बुलिशनेस है इस स्टॉक के अंदर। तो हमारा सजेशन ये रहेगा कि इस स्टॉक के लिए अगले 6 से 8 महीने का अपना टाइम फ्रेम तैयार करें, तो एक बहुत अच्छा रिटर्न आएगा, क्योंकि बहुत हैवी वेट स्टॉक है ये, तो इसको चलने में या आप एक वॉल्यूम बेस्ड चलने में काफी टाइम जाता है। तो अप्रोक्सीमेटली 2270 2275 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें अपनी पोजीशंस को लेके। यहाँ से 2450 और 2610 ये दो टारगेट्स हम लेके चल रहे हैं अगली 3 महीने से लेकर 6 महीने के टाइम फ्रेम के लिए। तो स्टॉप लॉस मेंटेन जरूर करें पोजीशंस को लेके, बट अच्छा हेवी वेटेड स्टॉक है, फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने को होल्ड कर देते हैं। ठीक है, तो अपनी पोजीशन को होल्ड करके चलें, अच्छा स्टॉक है, आगे अच्छे संकेत मिलते हुए बढ़ते आगे। सुरेंद्र हैं उत्तर प्रदेश से और इनका सवाल बिरला सॉफ्ट पे है। 350 शेयर इन्होंने खरीदे हैं 325 के स्तर पे, और फिलहाल इनके भाव से काफ़ी ऊपर, बहुत अच्छे लेवल पर इन्होंने एंट्री की है। चलिए इस पे एक किरण जी बताएं, बिरला सॉफ्ट में आगे क्या नजरिया बन रहा है? सो बिरला सॉफ्ट अभी अगर आप देखोगे तो फॉलिंग चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है, 20 की मूविंग एवरेज भी ब्रेक कर चुका है, तो मेरे हिसाब से जो इनको प्रॉफिट हो रहा है वो कहीं ना कहीं बांधने का टाइम आ चुका है, ऐसा एज ऑफ नाउ करंट मार्केट प्राइस से लग रहा है। मोमेंटम इंडिकेटर भी न्यूट्रल जोन के अंदर है, तो 490 के आसपास की क्लोजिंग है मेरे हिसाब से। 470 470 का एक स्टॉप लॉस रखिए, अगर 470 के नीचे ये स्टॉक ने ब्रेकडाउन दिया तो चांसेस है ये वापस 420 430 तक जा सकता है। तो मेरे हिसाब से 470 के स्टॉप लॉस से आप इसको होल्ड रखिए, और ऊपर में कहीं ना कहीं 510 520 के आसपास प्रॉफिट बुक कर लीजिए। चलिए, तो यहाँ पर आपको आगे के जो टारगेट हैं वो भी मिलते हुए। चलिए अब सवालों के सिलसिले को हमको यहीं रोकना होगा, और कल बाजार के लिए अहम ट्रिगर क्या हैं वामाक्षी बताने के लिए मौजूद हैं। वामाक्षी बताएं, कहाँ रखें नजर? जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक क्यूज़ के साथ। तो हमारी नज़र होगी यूएस से आने वाले कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा पर। इसके अलावा कल एक्सपायरी भी है फिन निफ्टी की, तो इस पर भी हमें ज़रूर नज़र रखनी होगी। एजीएम के लिहाज से अगर कुछ स्टॉक्स फोकस में रहेंगे तो ये लिस्ट इंक्लूड करता है टाटा पावर, पीवीआर, आइनॉक्स, ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज, ईडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज। मैनेजमेंट की तरफ से क्या कॉमेंट्री आती है इस पर हमारी नज़र ज़रूर रहेगी। इसके अलावा आईपीओ मार्केट में भी हम देख रहे हैं काफ़ी एक्शन हो रहा है, और कल एक जो आईपीओ है मनोज वैभव जेम्स एंड ज्वेलर्स का, ये बंद हो रहा है सब्सक्रिप्शन के लिए। कल आखिरी दिन होगा अगर आपको ये आईपीओ के लिए सब्सक्राइब करना है तो लास्टली इसी के चलते ये भी हमारे रेडार पर रहेगा। आखिर में हम फोकस करेंगे कुछ दूसरे इवेंट्स पर। बेंगलुरु बंद डिक्लेयर किया गया है सितंबर 26 को, और इसके अलावा एस जयशंकर यूएन जनरल असेंबली को भी एड्रेस करेंगे एक सेशन में। तो लास्टली ये थे सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स और ट्रिगर्स जो आपके रेडार पर होने चाहिए कल की ट्रेडिंग सेशन के लिए। शुक्रिया वामाक्षी इस अहम जानकारी के लिए। और चलिए अब एक और खास सेगमेंट आने को तैयार, और ये है कमाई का वीआईपी सेगमेंट। गिरीश जी सबसे पहले आपके पास आएंगे, बताएं आपकी नजर कहाँ है? बेसिकली जिस तरीके से हम बाजार को देख रहे हैं कि एक बहुत वॉलेटाइल सेशन चल रहा है, तो राइट नाउ हम कुछ अच्छे स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स के ऊपर अगले 3 महीने से 6 महीने के टाइम फ्रेम के लिए फोकस करना चाहते हैं। ये दोनों सेक्टर्स अगले फेस्टिवल सीजन को नजर में रख के तैयार किए गए। दैट इज, एक है कैंसन नैरोलैक। जैसे कि हम देख रहे हैं कि रियल एस्टेट का काफी अच्छा बूम चल रहा है इस मार्केट के अंदर, एंड हम आगे आने वाले 3 महीने से 6 महीने के अंदर भी ये काफी फोकसेबल रहने वाला है। तो उसके लिए हमने एक पेड इंडस्ट्रीज को कैंसन नैरोलैक को चूज करा है। 400 प्लस का एक लक्ष्य हम इसको 6 महीने के टाइम फ्रेम के लिए। फोकसेबल यही है कि रीस्ट्रक्चरिंग काफी अच्छा है, उन्होंने अपने ज्योग्राफिकल लोकेशंस के ऊपर भी काफी काम करना शुरू करा, तो अगले 6 महीने के लिए इसके ऊपर नजर रखिए। दूसरा जो स्टॉक है वो लिबर्टी शूज है। जैसे कि हम देखते हैं कि फेस्टिवल सीजन और स्पेशली जो दिवाली का सीजन आता है उसमें शूज या हमारे रिटेल आउटलेट्स की सेल काफी तेजी से बढ़ जाती है, एंड स्ट्रॉन्गली फंडामेंटली कंपनी ने काफी अच्छे रिवाइज रिजल्ट्स भी अपने प्रेजेंट कर रहे थे लास्ट 3 क्वार्टर्स के अंदर। एंड जिस तरीके का इनका ज्योग्राफिकल लोकेशंस बढ़ रहा है, इनके स्टोर्स काफी तेजी से इम्प्रोवाइज हो रहे हैं उदयपुर में और दूसरी अदर सिटीज में, इन्होंने अपने स्टोर्स की काफी अच्छी स्ट्रेंथ बढ़ाई है। उस हिसाब से हम इसका टारगेट 310 का लेके चल रहे हैं अगले 6 महीने के टाइम पे। ठीक है, तो लिबर्टी शूज और कंसाई नैरोलैक का यहाँ पर नजर रखिए। कंसाई नैरोलैक में 400 प्लस के टारगेट और लिबर्टी शूज में 310 तक के टारगेट अचीव आपको हो सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, और किरण जी आप बताएं कहाँ रखनी है नजर? तो हमारी तरफ से 2 कॉल है, दोनों बाई तरफ है। पहला जो कॉल है वो वरुण बेवरेजेस रहेगा। वरुण बेवरेजेस के आप डेली चार्ट देखोगे तो कहीं ना कहीं एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न
पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट है, लास्ट 3 दिन से लगातार ग्रीन कैंडल्स के साथ ये ट्रेड कर रहा है। मोमेंटम इंडिकेटर भी बुलिश जोन के अंदर है विद हाई वॉल्यूम। सो बीबीएल हम करंट मार्केट प्राइस 925 के आसपास है, हम बाई करके जाएंगे। 950 तक के हमारे टारगेट है एंड 909 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे बीबीएल के अंदर। नेक्स्ट जो कॉल है वो इंडसइंड बैंक रहेगा। इंडसइंड बैंक अगर आप देखोगे तो 3-4 दिन से 1450 जो उसका पीक रेजिस्टेंस है उसके आसपास ट्रेड कर रहा है, कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन जोन में है। आप मोमेंटम इंडिकेटर इंट्राडे में देखोगे तो कहीं ना कहीं बुलिश जोन में है। और पिछले वीक फ्राइडे के दिन हमने देखा था एक अच्छा खासा बुलिश रन नीचे के लेवल से रिकवरी हमने एक अच्छे मोड पे देखी थी। सो इंडसइंड बैंक 1440 टू 45 के आसपास क्लोजिंग है, हम लॉन्ग करके जाएंगे। 1475 का हमारा टारगेट रहेगा एंड 1434 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे इंडसइंड बैंक के। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे गिरीश जी, किरण जी, आप दोनों का शो में जुड़ने के लिए। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।